Okay, so very good afternoon to all my dear friends. So I am CA Ankita Patni and I will be teaching you all paper number 2 of CA Foundation which is relating to law. सबसे पहली बात तो पोर्शन शुरू करने के पहले I would like to welcome you all in this professional course of Chartered Accountancy course. एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो. बहुत सही डिसीजन लिया है आपने ये कोर्स चुन के और मेरी 100% गारंटी कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पूरे कोर्स के दौरान भी और सीए बनने के बाद भी. देखो, फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपको कितना आइडिया, आप कुछ मुझे बता सकते हो? क्या क्या आपको अभी तक पता चला है? कितने सब्जेक्ट्स है, क्या वेटेज है, कुछ भी आइडिया है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा कितनी आइडिया है? 4 सब्जेक्ट्स है. कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 4. उसमें से मेरा जो पेपर है दैट इज पेपर नंबर 2. कितने मार्क्स का होता है लॉ का पेपर? अच्छा, वैसे तो वो पूरा पेपर जो है इट इज फॉर 100 मार्क्स, बट ये 100 मार्क्स का जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 60 इज लॉ एंड 40 इज इंग्लिश. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल लोड लेके आपको क्लास अटेंड नहीं करना है. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कितनी टेंशन में यहाँ पे बैठे हो, पता नहीं कितने प्रेशर में हो आप लोग. एकदम लाइटली, जितना लाइट आपका एटीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा आप मुझसे सीख पाओगे. टेंशन में रहोगे तो वही थॉट्स में आप रहोगे. तो कोई भी चीज का टेंशन, मुझसे डरो मत, ठीक है? मैं आपकी दोस्त हूं, समझ लेना. और हमारा हर कोई सेशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है. मतलब मेरा एटीट्यूड आपकी तरफ कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मेरे पास पावर है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी और मैं आपको पनिश करूंगी. वैसा कोई एटीट्यूड नहीं होने वाला है. मेरा एटीट्यूड इज गोइंग टू बी लाइक यू आर माई से यंगर ब्रदर और सिस्टर. क्या आप मेरे छोटे भाई हो या मेरी छोटी बहन हो आप? और जिस तरह से घर पे मैं अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाऊंगी उसी तरह से बिलीव मी उतने ही प्यार से और उतने ही समझाते हुए तरीके से मैं आपको भी समझाने वाली हूं. बट देखो, अब अगर मैं इतना प्यार, मोहब्बत और केयर आपको देने के लिए रेडी हूं तो इट शुड बी अ 2-वे प्रोसेस. आप भी अगर डर के और सहम के यहां पे बैठोगे तो इतना अच्छा पढ़ा के मेरा कुछ मतलब होगा क्या? नहीं. अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, मुझे समझेगा ही नहीं कि आपको समझा है या नहीं समझा है. मतलब अगर आपने कुछ नहीं बोला, या तो ऐसा हो सकता है आप आइंस्टाइन के बाप हो, सब कुछ समझ में आ गया है, या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, मैम डाउट क्या पूछे. तो ऐसा होने मत दो. जो भी है आप इंटरएक्टिवली मुझे पूछते रहो कि मैम ये चीज नहीं समझ में आई, वापस से समझा दो. मैम इसमें ये डाउट है, प्लीज ये डाउट को क्लियर करवा दो. इनफैक्ट आप जितने ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछोगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा. और सवाल पूछते वक्त या जवाब देते वक्त ऐसा मत सोचना कि बाजू वाला क्या सोचेगा या बाजू वाली क्या सोचेगी, क्योंकि वो भी वही सोच रहा है कि ये क्या सोचेगा. हाँ है ना? कुछ नहीं, गलत जवाब हुआ इट इज ओके. मैं आपको इस चीज के लिए डांटने नहीं वाली हूं कि ऐसा कितना सिली सवाल आपने पूछ लिया या ये आपका जवाब गलत है. इनफैक्ट आपको गलती करनी भी है तो मैं तो ये कहूंगी कि ये मेरे क्लास के दौरान आप गलती कर दो. ऐसा क्यों? आज आपने यहां पे गलती करी चलेगा, बट आपने गलती नहीं करनी चाहिए इन दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन. आज यहां शर्म के मारे आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप आप बैठे रहे, हो सकता है आप वही गलती जो है वो एग्जामिनेशन में दोहराओगे. और एग्जामिनेशन में गलती करना, इस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमने गलती कर तो दी, बट इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं नहीं ये बच्चे को आता था या ये बच्चा ने समझ लिया है बट वो बोल नहीं पा रहा है. इंस्टीट्यूट तो आपको यही बोलेगा आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर. मे में नहीं पढ़ाई की, नवंबर में आ जाओ. आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे. इंस्टीट्यूट तो यही आपको कहने वाला है. और आप समझ लो 1 attempt loss is 6 months loss. एंड 6 months मतलब आप समझ लो 3 लाख रुपीज लॉस. आप सीए बनने के बाद कम से कम, मैं तो कह रही हूं कम से कम, आपका स्टार्टिंग पैकेज इज गोइंग टू बी 50,000 रुपीज पर मंथ. ये तो कम से कम की बात है. 4 साल बाद आप सीए बनने वाले हो सकता है लाख के पैकेज से आप शुरू करो. 6 लाख रुपए आपके चले जाएंगे ओनली फॉर द रीजन क्या लोग क्या कहेंगे, इस सोचने में कि वो क्या सोचेगी. ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना. आप खुद सोचो 6 लाख रुपए आज के जमाने में कितना बड़ा अमाउंट है, उससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो. आपको एक सुपर बाइक चाहिए थी अपने लिए, वो आप ला सकते हो. एक आईफोन चाहिए था आपको, वो आप ला सकते हो.
आईफोन वगैरह छोड़ो, वो तो मोह माया है। आपको फॉरेन ट्रिप के लिए जाना था, महीने भर फॉरेन ट्रिप करके आ सकते हो, वो भी कपल में। हाँ या ना बोलो, 6 लाख रुपए, क्या बात कर रहे हो आप। तो मैं वही बोल रही हूं, बिल्कुल भी मन में ये नहीं आना चाहिए कि कैसे मैम को हम ये सवाल पूछे, अरे उसके लिए तो पैसे दिए आपने मुझे, हाँ है ना, उसी चीज के लिए तो आपने मुझे पैसे दिए। तो जितने भी आपके डाउट सिली क्यों ना हो, आई डोंट माइंड यू आस्किंग मी। इनफैक्ट मुझे तो प्रॉब्लम तब होगा जब आप चुप रहोगे। एज अ टीचर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एंड ऑल्सो एज अ टीचर, कि आपके जो भी डाउट्स है, मैं ये सारे डाउट्स जो है वो आपके सॉल्व करवा के लू, इधर बिफोर द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास, एज यू फील कंफर्टेबल। देखो कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि क्लास में नहीं पूछ सकते, उन्हें डर लगता है, इट इज ओके। आप क्या कर सकते हो, क्लास के पहले भी या क्लास के बाद भी, मेरा सेशन वैसे भी आखिरी वाला सेशन है, उसके बाद आपके कोई क्लासेस नहीं होने वाले, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे डर लग रहा है, कुछ कुछ बच्चों को डर लगता है, शर्म नहीं आती है बट डर लगता है, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट, तो आप क्या कर सकते हो, क्लास के बाद भी मेरे पास आ सकते हो और मुझे बोल सकते हो कि मैम ऐसा कुछ डाउट आया था, क्या ये मैंने जो समझा है वो सही है या क्या वो गलत है, अगर गलत है तो क्या सही होगा, ये जो एग्जाम्पल है मुझे क्लिक हुआ था, क्या ये एग्जाम्पल हमारे कॉन्सेप्ट पे बैठेगा। आपको जितनी बातें मुझसे करनी है सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कर सकते हो, मैं कभी भी आपको रोकूंगी नहीं या मैं आपको टोकूंगी नहीं। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल on the first day of class and this is going to happen till the last day। last day छोड़ो, एग्जामिनेशन तक मैं आपका सपोर्ट करने वाली हूँ। इनफैक्ट आप लोगों को पता ही है मेरे रिवीजन लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म हो गया मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आई विल बी रिकॉर्डिंग द रिवीजन लेक्चर्स स्पेशली फॉर यू ऑल द अमेंडमेंट लेक्चर्स स्पेशली फॉर यू ऑल। और आप लोगों को तो खैर अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस बैच इज स्पेशली मेड फॉर मे 2020 स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग, तो आपके हिसाब से ही ये बैच बनाई गई है। बट कभी अगर ऐसा हो गया कि आपका अटेम्प्ट 2020 मई के बाद है, कुछ अगर अमेंडमेंट आया है, तो आप चिंता मत करना, मैं ऐसा नहीं कहूंगी बेटा वापस से एडमिशन ले लेना। All these lectures, amendment as well as revision lectures, I will be uploading it on YouTube on our channel named Swapnil Patni। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन के टिप्स, पेपर कैसे प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें बताती जाऊंगी। तो आप ये समझ लेना कि मेरा जो सपोर्ट है सिर्फ इस क्लास के दौरान नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अप टू द एंड। इनफैक्ट नॉट इवन टिल द एग्जामिनेशन, टिल द टाइम द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये मेरा वादा है आपसे। आप मुझे टेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, 100% मैं आपको अश्योरिटी दे रही हूं कि मैं आपको नाराज नहीं करूंगी। एक चीज आपको पूछना चाहती हूँ, अगर मैं अपने लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दूं तो चलेगा क्या? चलेगा ना? देखो अगर मैं चाहूं मैं हिंदी में दे सकती हूँ 100%, बट फाइनली आपको एग्जामिनेशन इंग्लिश में देनी है, तो क्लास में कंफर्टेबल फील करके गेन नहीं मिलेगा। उल्टा मेरे तो सारे पंच लाइन्स हिंदी में ही है, बट मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करो। क्यों? यहां पे अनकंफर्टेबल फील किया चलेगा, बट एग्जामिनेशन में आप बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करने चाहिए वाइल राइटिंग द पेपर। हमारा पेपर कौन से भाषा में, हिंदी में या इंग्लिश में? तो क्या हमारी इंग्लिश कमांडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए थी तो इंस्टीट्यूट कभी 40 मार्क का इंग्लिश इंट्रोड्यूस करता ही नहीं कोर्स में। इसके पहले ना सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें इंग्लिश करके कोई सब्जेक्ट नहीं था, उसमें सिर्फ लॉ ही था। बट अगर इंस्टीट्यूट ने ये सोचा है कि फाउंडेशन लेवल पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, मतलब इसका कुछ तो कारण होगा। और इंस्टीट्यूट ने खुद ने देखा होगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फाइनली में बहुत सारी जगह क्लाइंट्स पे इंग्लिश में ही बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट पुणे के हैं, आप मराठी हिंदी में बात भी कर लोगे, बट अज्यूम करो आप बिग 4 में काम कर रहे हो, जैसे कि EY, आप KPMG में काम कर रहे हो, तब तो क्लाइंट्स पुणे महाराष्ट्र छोड़ो इंडिया के भी नहीं होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनका आप ऑडिट करोगे। अब अगर ऐसी कंपनीज का आप ऑडिट कर रहे हो, ऐसी कंपनीज आपकी क्लाइंट है, हिंदी में बोला हुआ तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे मैंने लेक्चर चाइनीज में ही दे दिया, वैसा ही उनके लिए हिंदी है। उन्हें तो एक ही लैंग्वेज समझ में आने वाली है, एंड दैट इज इंग्लिश। तो मतलब आप खुद मुझे बताओ, अगर आपको आपका क्लाइंट क्या कहता है वही नहीं समझता है, या सीए क्लाइंट को क्या कह रहा है वही नहीं समझ रहा है, क्या आप दोनों का रिश्ता कभी बन पाएगा? नहीं। मतलब आपके लिए क्या इंग्लिश लैंग्वेज पता होना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। और ऊपर से इंग्लिश छोड़ो, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ।
लॉ में तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लॉ इज वेरी रिजिड. लॉ जो है ना, कानून जो है, इसकी अपनी दुनिया है. कानून की जो है ये अपनी दुनिया है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया जो है वो खुद बसाता है. तो अब ऐसे केस में अगर कोई स्पेसिफिकली कुछ चीज कानून में लिखी गई है, यू हैव टू रीड इट एज इट इज. एज इट इज. आप सेंटेंस छोड़ो, एक शब्द देखो, एंड और. एंड और मतलब हिंदी का और नहीं, इंग्लिश का और. एंड और छोटा सा शब्द है, ये दोनों भी छोटे से शब्द है, एंड एंड और, बट इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. क्योंकि अगर लॉ में लिख दिया है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना है, तो ये एंड ये सारी चीजें चाहिए. एंड मतलब आई वॉन्ट एवरीथिंग टुगेदर. बट अगर लॉ मेकर ने सपोज ऐसा लिखा होता कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए 1 दिस और 2 दिस और 3 दिस और 4 दिस, कंटेंट दोनों का सेम है, बट ये एंड और ने जमीन आसमान का डिफरेंस कर दिया है. क्योंकि एंड कहने के वजह से अब मैं कह रही हूं मुझे सारे पॉइंट्स एक साथ चाहिए. बट अगर मैं और कहती हूं, इसमें से अगर एक आधा पॉइंट भी फुलफिल कर दिया तो भी चलेगा, सारे किए तो फिर तो क्या बात है, नथिंग लाइक इट. नहीं समझ में आ रही है बात? मतलब अब आप खुद देखो, एक शब्द पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकता है, तो पूरा सेंटेंस तो पूरी दुनिया ही बदल सकता है. इसीलिए लॉ पढ़ते वक्त इंग्लिश का पता होना या इंग्लिश रीजनेबली गुड होना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूं कि आपकी इंग्लिश कमांडिंग लैंग्वेज होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है हिंदी या मराठी मीडियम स्कूल से आए हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीवन सिटिंग इन दिस क्लास और एवरीवन अटेम्प्टिंग फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन इज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल. इस देश में अराउंड एवरी ईयर, एवरी अटेम्प्ट 30,000 स्टूडेंट्स गिव फाउंडेशन. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि 30,000 में से पूरे 30,000 इंग्लिश मीडियम से ही. इनफैक्ट 20,000 हिंदी मराठी में से होते हैं और 10,000 ही इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं. तो मैं ये उम्मीद नहीं कर रही हूं कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो एकदम कमांडिंग लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेजेस वीक है. बट एटलीस्ट मैं इतना आपसे जरूर एक्सपेक्ट करूंगी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रीजनेबली गुड है, कि आप इंटरप्रिटेशन चेंज ना कर दो या आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो. उतनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, या ग्रामर आपका ठीक है उतना होना चाहिए. नहीं तो फिर अगर आपका ग्रामर ही ठीक नहीं है, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग ही वीक है, तो बेटा फिर ऐसा हो जाएगा कि लॉ से तो लड़ाई बाद में होगी, पहले इंग्लिश से ही हो जाएगी. समझ में आ रही है क्या बात? और ऊपर से एक चीज मैं आपको बताती हूं, जब सीपीटी से फाउंडेशन में स्विच किया गया, अकाउंट्स और लॉ, बस ये दोनों पेपर ऐसे इंस्टीट्यूट ने रखे थे जो सब्जेक्टिव बना दिए. सीपीटी में चारों भी सब्जेक्ट्स जो थे, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वो एमसीक्यू था. एमसीक्यू मतलब क्या होता है? एक सवाल रहता था और 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो फिर टिंगो, और वापस से 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो, मतलब जय माता दी, वैसा स्टाइल का था. बट अनफॉर्चुनेटली फाउंडेशन लेवल पे इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, अकाउंट्स और लॉ का जो पेपर है, अकाउंट्स और लॉ का जो पेपर है उसको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. अब अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, मतलब आपको एमसीक्यूज नहीं आएंगे, आपको एक्चुअली इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब थ्योरी लिखना पड़ेगा. तो इंस्टीट्यूट एक सवाल बोलेगा, पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी, और आपको एक्चुअली कंपनी का मतलब, उसकी डेफिनेशंस, उसके फीचर्स जो है आपको लिखने पड़ेंगे. नहीं आई बात समझ में? आया या नहीं? तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 60 मार्क के लॉ को बहुत इज्जत देते हैं और 40 मार्क के इंग्लिश को इज्जत ही नहीं देते. बट लेट मी टेल यू, अगर आपको सच में एग्जामिनेशन चाहिए इस सब्जेक्ट में, आपको लॉ के साथ साथ इंग्लिश को ही उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. आप 60 मार्क बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, लिख पाओगे, लेट मी टेल यू, लिख पाओगे ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा 50 मार्क्स। 50 में से मिलेंगे कितने रे? 40। क्या मतलब हुआ? 40 मतलब पास भी नहीं होता। आप बोलोगे मैम 40 मतलब पास, एक्चुअली अगर देखा जाए 50% इज पासिंग, क्योंकि आपको इन एग्रीगेट 50% लाना जरूरी होता है। इंडिविजुअली 40 पास बराबर है, बट इन एग्रीगेट आपको 50% पासिंग लाना जरूरी है। आप देखो, मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी खुद की स्टूडेंट है, रेखा सुतार। शी हैड सिक्योर्ड AIR 1, रेखा सुतार। उसको लॉ में 86 मार्क्स मिले थे आफ्टर अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स। AIR 1 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद उसको 86 मार्क्स मिले। मैडम रैंक क्या छोड़ो, AIR 1 क्या, पास हो जाए बस। मतलब रेखा सुतार 86 मार्क्स में तो 2 गरीब बच्चे पास हो जाएंगे, हाँ है ना। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके अगर वो 86 मार्क्स पा रही है तो आप खुद कैलकुलेट कर दो, AIR 1 वो भी। तो आप अगर 60 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे आपको कितना मिलेगा रे? और हम तो AIR 1 भी नहीं मैम, तो हम तो पास होने की उम्मीद रख रहे हैं बस। तो मतलब आप सोच लो, सिर्फ लॉ से कुछ नहीं बात बनने वाली है। लॉ के साथ साथ आपको इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो इंग्लिश को भी देना पड़ेगा। एक चीज, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? एनीवन? ओके, बट चाहे आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो, डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जहां तक मेरा सब्जेक्ट कंसर्न है। क्यों? क्योंकि लॉ जितना साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नया है उतना ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। क्या कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने लॉ पढ़ा है? नहीं। 12th स्टैंडर्ड तक आपको लॉ का सब्जेक्ट कभी है या था ही नहीं। इनफैक्ट ठीक है, फर्स्ट ईयर बीकॉम में आपको लॉ इंट्रोड्यूस हुआ होगा, बट पहली बार सारे के सारे बच्चे जो है, तो मेरे लिए तो द क्लास इज इवन। तो साइंस के बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम 11th 12th हमने साइंस किया था, साइंस अब कॉमर्स में स्विच हो, अब क्या होगा मैम, कैसे होगा, हम लोग क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जितना नॉलेज इनका है उतना ही आपका है। सो यू ऑल आर एट पार एंड दैट इज 0। तो शुरुआत जो है वो इक्वल लेवल पे है। अकाउंट्स का वैसा नहीं होता है, बट खैर मैंने देखा है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स ज्यादा हवे में रहते हैं कि हमने तो 2 साल अकाउंट्स किया, बट उतना ही उनका बेसिक्स वीक होता है, हाँ या ना? तो खैर देखो, हंस रहे हो मतलब भाई आप बीती है, कुछ तो एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने। बट चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरे कॉन्फिडेंस से यहाँ पे बैठो, क्योंकि जितना नॉलेज आपका है उतना ही नॉलेज बच्चे का है। जितनी प्रोबेबिलिटी उसकी गलती करने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी गलती करने की है। तो इसलिए वो लोड लेके कह रहे मैं क्या करूंगा, 2 साल मैंने कॉमर्स मतलब नहीं लिया, साइंस लिया, अब मैं सीए का सोच रहा हूं, आपको वो टेंशन से तो मेरे क्लास में बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम लाइट एटीट्यूड से, सारी टेंशन इस क्लास के बाहर, क्लास के अंदर सिर्फ आप, मैं और लो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूं, क्योंकि अगर आपने मेरे सारे सेशंस अटेंटिवली अटेंड किए, अटेंटिवली अटेंड मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, तब ऐसे केस में मैं आपको गारंटी देती हूं कि एग्जामिशन से 1 मार्क कम आपको नहीं मिलेगा। मेरे अप्रोक्सीमेटली लॉ के ना 80 सेशंस होते, 80 सेशंस मेरे होते लॉ के, 60 मार्क्स। 80 सेशंस अगर आपने मुझे दे दिए पूरे अटेंटिवली, कुछ 1 से 1.5 घंटे के मेरे, कुछ 1 घंटे के होते, कुछ 1.5 घंटे के सेशंस होते, अगर आपने पूरे ये 80 आवर्स मुझे दिए ना, 80 to 90 आवर्स, मैं आपको ये गारंटी देती हूं कि आपका पेपर तूफान जाएगा, बहुत भारी जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रोवाइडेड डोंट मिस एनी लेक्चर एंड अटेंटिवली अटेंड द क्लासेस। मतलब ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में ना मैंने बहुत एफर्ट्स लिए, बहुत एफर्ट्स लिए, जेन्युइनली मैं कह रही हूं। ऐसे ही रैंकर्स नहीं आते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में ही फाउंडेशन के 8 रैंकर्स थे जो मेरे स्टूडेंट थे। 50 में से 8 रैंकर्स मेरे होना ये मजाक नहीं है, मैं आपको बोल रही हूं। इतनी मजा ही है मुझे आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, चार्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, आपकी बैच इतनी स्पेशल बैच है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। आपकी बैच के लिए मैंने क्या किया है, 25 चार्ट बनाए, 25। ये सबसे पहली बार आपकी बैच के लिए। मेरे पास स्टूडेंट्स को बोलना मत, नहीं तो गाली मारेंगे मुझे। 25 चार्ट में पूरे के पूरे 5 एक्ट्स है, आपको सिलेबस में 5 एक्ट्स है, पूरे 5 एक्ट्स 5 चार्ट्स में कवर कर दिए। मतलब अगर आपने एक एक्ट 5 चार्ट्स, मतलब 25 चार्ट इन टोटल, 60 मार्क्स का सिलेबस कवर हो गया। इतना भारी,
मतलब इतना मजा आया है मुझे ये चार्ट बनाने में, और मेरी गारंटी है पूरी, जितना मजा मुझे आया है ना बनाने में, डबल मजा आपको आएगा पढ़ने के लिए। क्यों मैं आपको बोल रही हूं? क्योंकि सब्जेक्ट एकदम थरर हो जाएगा, और प्लस आपको आएगा और दूसरों को नहीं आएगा तो कितना मजा आएगा। सबको ही आ रहा है तो क्या मजा ना, फिर तो बेकार बीकॉम ही हो जाएगा। बट हमको आ रहा है और दूसरों को नहीं आ रहा है, मतलब क्या बात है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बुक्स अभी प्रिंटिंग को ही गई, अभी तक आई नहीं है, क्योंकि जस्ट येस्टरडे आई फिनिश डूइंग दैट बुक। थोड़ी सी हल्की सी झलक आपको बताती। आप मेरे प्रीवियस बैच के बच्चों को पूछ भी सकते हो, मैं सिर्फ 3 वॉल्यूम उनको देती थी। मेन बुक रहती थी मेरी, एक क्वेश्चन बैंक रहती थी, और एक पीपीटी बुक देती थी। ये पहली बार है आपके स्टूडेंट्स के लिए, मतलब आपकी बैच से, कि मैंने क्या किया है, चार्ट बुक बनाई है। देखो ऐसी कुछ चार्ट बुक है। थोड़ा 1 मिनट रुको, ओपन होने को टाइम लग रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। इमेज खोलती हूँ, फाइल बहुत हैवी है। ये देखो ऐसे कुछ चार्ट्स हैं, और ऐसे 25 चार्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है। किसी के पास बुक्स है क्या? मेरी है किसी के पास? देखो ये आपकी वॉल्यूम नंबर 1 है, वॉल्यूम नंबर 1। दिस इज अ मेन बुक। ये मेन बुक है जिसमें से मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ये मेन बुक के ना अप्रोक्सीमेटली है 200 प्लस पेजेस ही हो गए इस बुक के। 200, अरे ये बुक आपकी ना गलत आ गई, देखो 212 के बाद डायरेक्टली 233 है, आप एक्सचेंज करवा लेना इस बुक को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 230 पेजेस है। 230 पेजेस की ये बुक जो है मैंने 25 चार्ट में कवर कर लिया है। अब देखो, जब मैंने रेखा से बात की थी ना, तो रेखा ने मुझे यही चीज बोली थी। कितनी बार उसने लॉ के लिए पढ़ाई की थी बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। मैंने उसको पूछा था कि तुझे 86 मार्क्स मिले हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल पेपर में भी 86 मार्क्स नहीं मिलते, तूने थियोरी लॉ जैसे पेपर में 86 मार्क्स कैसे पा लिए? तो उसने बोला, मैम रिविजन एंड रिपीटेड रिविजन गेव मी कॉन्फिडेंस एंड दीज मार्क्स। तो मैंने उसको पूछा, भाई कितनी बार रिवीजन, कितनी बार तूने किया है? उसका जवाब क्या होगा? उसने एग्जामिनेशन में जाने के पहले 6 बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज किया था। 6 बार। बच्चे एक बार भी कंप्लीट करके नहीं जाते, 6 बार उसने किया था। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 230 पेजेस हो गए तो ऑब्वियस ही बात है 6 महीने क्या साल भी कम लग जाएगा 6 बार पढ़ने के लिए। सही या गलत? वो चार्ट्स के वजह से इंटर में मैं स्टार्टिंग से ही चार्ट्स देती थी। इंटर आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द पास्ट 7 years, तो उसको 86 मार्क्स इंटर लॉ में मिले थे। तो वो पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द चार्ट्स। तब मैंने सोचा, नहीं यार, जो इंटर के बच्चों को मैंने दिया है, आई शुड ऑल्सो बी गिविंग इट टू द फाउंडेशन लेवल। और मैं ये गारंटी देती हूँ, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 300 अकेडमीज है, कोई माइका लाल फाउंडेशन लेवल में चार्ट्स नहीं देता है। ये मेरी गारंटी है। आप ढूंढ के तो लेके बताओ कि कहां पे चार्ट्स फाउंडेशन लेवल पे दिए जा रहे हैं, वो भी कलर्ड चार्ट्स। 25 पेजेस, आप खुद कंपेयर करो, 25 230, ये आप 10 बार पढ़ लोगे, 10 बार, तब ये 1 बार होगा। सही है गलत? ये 10 बार पढ़ोगे आप, तब ये 1 बार होगा। और आप खुद सोचो, 10 बार पढ़ने के बाद और 1 बार पढ़ने के बाद कौन से बच्चे का कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा? 10 बार। हमारी 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन को ही याद कर लो, कब से, मतलब स्टैंडर्ड 9 के हॉलीडेज से ही 10th का प्रिपरेशन चालू हो जाता था। मतलब 9th का सिलेबस तो छोड़ दो, 10th ही चालू हो जाता था बीच में से। हाँ है ना? सही कहा या गलत कहा? मतलब इतने दिमाग में तो 5th स्टैंडर्ड से ही भर देते थे, 10th बोर्ड अच्छे दे दे, बस जिंदगी संवर जाएगी। वही दिमाग में भर भर के रखा था। मेंटली तो टॉर्चर 5वीं से ही शुरू हो गया था, और एक्चुअली जो है वो 8th स्टैंडर्ड के बाद चालू हो गया था। मतलब 9th स्टैंडर्ड में तो 9th की पढ़ाई कम होती थी, 10th की ज्यादा हो जाती थी। हाँ है ना? तो कितने कॉन्फिडेंस से हमने पेपर दिया। सुनना, मेरे इंटर के बच्चों को कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें होता था फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। मतलब एग्जामिनेशन जाते वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि पास हो गए या फेल हो गए, बस हम तो यही सोचते थे और यही बात करते थे 80 प्लस या 90 प्लस। सही है गलत? तो सीपीटी या फाउंडेशन जाते वक्त हमारी मेंटालिटी ऐसी क्यों होती है, पास या फेल? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन। देखो, तब भी आप उतनी इंटेलिजेंट थे और अब भी आप इतनी इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं होता कि उम्र बढ़ रही है तो आईक्यू कम हो रहा है, घट रहा है ना?
तो आपका कॉन्फिडेंस तब भी उतना ही हुआ करता था, आपका इंटेलिजेंस तब भी उतना ही हुआ करता था, आज भी उतना ही है इंटेलिजेंस. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट टाइम यू आर कॉन्फिडेंट. वाई यू आर कॉन्फिडेंट? बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड. आपको पता ही था, अरे भाई इसके बाहर कुछ आने ही नहीं वाला है. इतना प्रिपेयर कर दिया कि कुछ हो ही नहीं सकता है. तो वही प्रिपरेशन अगर हम हमारे लॉ के सब्जेक्ट में डालेंगे तो हमारा पास या फेल का क्वेश्चन अराइज होने ही नहीं वाला है. इट इज ओनली गोइंग टू बी 60 प्लस है या 70 मार्क्स प्लस है. उतना मैं करवा के लूगी भी, क्योंकि मेरे क्लास में सिर्फ रिवीजन नहीं होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा. इनफैक्ट कितने लोगों ने यूट्यूब पे देखा है मेरा लेक्चर? अच्छा, देखा है. तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि मेरी मेथोडोलॉजी कैसी है टीचिंग की. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि एक्ट में लिखा क्या है. आज ही आप देखोगे, इनफैक्ट एक्ट में क्या लिखा है वो तो बाद में होगा. क्यों ये एक्ट आई या क्यों लॉ ही बना है, पहले हम वो देखेंगे. हिस्ट्री कि क्यों लॉ का बनना जरूरी है, क्यों ये एक्ट का बनना जरूरी है. फिर हम देखेंगे कि एक्ट में क्या लिखा है. एक्ट में अगर कोई चीज लिखी है तो वो क्यों लिखी है, लॉजिक क्या है, पहले हम वो समझेंगे. फिर एक्ट में क्या लिखा है वो हम देखेंगे. वॉट इज रिटन एवरीवन इज गोइंग टू टीच, एवरीवन. बट व्हाई इट इज रिटन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक बार आपको लॉजिक समझ गया ना, आप कभी ये चीज को भूलोगे नहीं. जैसे एक बार आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. व्हाई यू नो, हाउ इट इज डिराइव्ड यू नो. एक बार फॉर्मूला पता हो गया, आप कहीं पे भी अप्लाई करके आंसर पे आ सकते हो. सिमिलरली लॉ भी वही चीज है. कुछ तो कारण जरूर हुआ होगा ना कि लॉ को इंट्रोड्यूस किया है. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बस परेशानी करना है जनता को तो लॉ बना दिया, या सीए की वैल्यू क्या होती है अगर लॉ नहीं होता तो इसलिए लॉ बना दिया. क्या ऐसी कोई बात है? नहीं. देयर इज सम रीजन. कुछ तो रीजन है जिसके वजह से हमने लॉ को बनाया है, तो वो रीजन पे हम जाएंगे. हिस्ट्री देखेंगे, एक्ट क्यों बनाया है वो रीजन को देखेंगे. फिर एक्ट में क्या लिखा है वो चीजों को मैं समझाने वाली हूं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाली हूं. लाइव एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स. सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. फिर हम क्या करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे. तो मतलब जैसे कि अगर मैं कल आऊंगी, कल डायरेक्टली मैं आपको सिखाना नहीं शुरू करूंगी. पहले मैं रिवाइज करवाऊंगी कि आज मतलब डे 1 पे मैंने क्या किया है. सिमिलरली जब मैं डे 3 पे आऊंगी, पहले डे 1 और डे 2 का रिवीजन होगा, फिर डे 3 का एक्सप्लेनेशन चालू होगा. और ये क्यूमुलेटिव रिवीजन तब तक चलते जाएगा जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा. और चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन अलॉन्ग विथ पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. तो मैंने क्या किया है, आपको एक सेकेंड वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम नंबर 2 विच इज द क्वेश्चन बैंक. वॉल्यूम 2 में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. अब देखो, आपके फाउंडेशन के अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 3 ही पेपर्स हुए, मई 18, नवंबर 18 एंड जून 19. 3 ही पेपर्स हुए. ज्यादा पेपर्स तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उसके पहले सीपीटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जहां पे सिर्फ एमसीक्यूज थे. तो ये तीनों पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो तो मैंने क्वेश्चन बैंक में डाले ही है. प्लस उसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, मतलब पूरी वॉल्यूम ही मैंने बना दिए क्वेश्चंस. जितने पॉसिबल क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछ सकता है उतने मैंने डाल दिए. हर एक सेक्शन के आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन बैंक में नजर आएंगे. उससे क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. क्योंकि देखो, बहुत बच्चों को लगता है कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया सब कुछ हो गया. बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत है माय डियर फ्रेंड्स. इट इज नॉट लाइक इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ लिया और हो गया. आपका अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका लर्निंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जरूरी है या नहीं है? कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है, ऑब्वियसली हमें रट्टा नहीं मारना है. हम लोग पहले समझेंगे और समझने के बाद हम उसको लर्न करेंगे, क्योंकि लर्न करना बहुत नेसेसरी है. हमारा पेपर रिटन है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे आपके पूरे करिकुलम में, सीए के पूरे करिकुलम में सिर्फ 2 ही पेपर्स ऐसे हैं, 2 ही पेपर्स जो तीनों भी स्टेजेस में, अकाउंट्स और लॉ. खुद देख लो, अकाउंट्स और लॉ फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है और फाइनल में भी है. मतलब आप खुद देखो, और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स और लॉ को ही सब्जेक्टिव बनाया है.
अगर इंस्टीट्यूट चाहती मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स को भी सब्जेक्टिव बना पाती। इकोनॉमिक्स तो कितना आसान है, सब्जेक्टिव ही है, वो थ्योरी है ना, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक्स को सब्जेक्टिव नहीं बनाया है। इट चोज लॉ ओवर इकोनॉमिक्स। मतलब आप खुद सोच लो कितना इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का। अगर इंपॉर्टेंस ना होता वो ऑब्जेक्टिव ही रहता और तीनों स्टेजेस पे कभी नहीं होता। बट अकाउंट्स तो खैर, अकाउंट्स के तो आप एक्सपर्ट ही बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट आप सोचो अकाउंट्स की जितनी इज्जत है उतनी लॉ की है, उतनी इंस्टीट्यूट ने दी है और प्रैक्टिकली भी है। इसलिए हमारे पेपर को सब्जेक्टिव बनाया गया है। और क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है, हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्निंग भी करने वाले हैं। और सिर्फ लर्निंग नहीं, प्रेजेंटेशन भी होने वाला है। प्रेजेंटेशन मतलब अब क्या होगा, मैं आपको बताऊंगी कि अगर इंस्टीट्यूट कोई सवाल पूछता है उसका जवाब कैसे लिखना है। बिकॉज लॉ इज नॉट गोइंग टू बी लाइक योर अदर थ्योरी पेपर्स जो 11th 12th तक चलता है ना, वैसा लॉ का पेपर नहीं है। ये थोड़ा सा अलग है, हटके है। इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल। मैं वही तो कह रही हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको प्रेजेंट करने का तरीका भी कुछ अलग होने वाला है। और ये क्या होगा तरीका, मैं आपको बोलूंगी आज नहीं, बट शायद से हो सकता है 2 हफ्ते बाद, 15-20 दिन बाद, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज वेरी न्यू फॉर ऑल। पहले दिन सब कुछ बोलोगी तो बाउंसर चले जाएगा, हाँ ना। तो इसलिए आज नहीं, जब मुझे लगेगा ना आप लॉ से कंफर्टेबल हो रहे हो, मुझे समझ में आ जाता है रिदम क्लास का, 25 सालों से पढ़ा रही हूं मैं, तो सुनो ना मेरी बात। इट वॉज अ जोक, नहीं तो सीरियसली लोगे। सुनो ना मेरी बात। बट जेन्युइनली मुझे समझ में आ जाता है आपको देख के ही कि आप कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हो विद द सब्जेक्ट। जब मुझे लगेगा ना कि क्लास का वो लेवल आ गया है कि अब सब्जेक्ट से लड़ाई नहीं है, तब फिर मैं आपको एक कदम आगे लेके जाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये पेपर के आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं। इसका एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। आपको फैक्ट्स लिखना होता है, रेफरेंस लिखना होता है, एनालिसिस लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। जैसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिखते थे ना, वैसा कुछ सिमिलर मैनर आप सोच लो। वैसा ही कुछ एक तरीका जो है हम लोग देने वाले हैं टू दिस पेपर ऑफ लॉ। जैसे ओम्स लॉ साइंस में था, तो कैसे ओम्स लॉ के लिए आप एकदम इज्जत से सब कुछ लिखते थे, लॉ क्या कहता था, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, फिर एनालाइज क्या आपने किया, और फिर आपका कंक्लूजन लिखते थे या नहीं लिखते थे। सेम सेम, सिर्फ ये साइंटिफिक लॉ नहीं है, ये हमारा देश का कानून है, लॉ है। बट वैसा ही आप लिखोगे, फैक्ट्स, रेफरेंस, एनालिसिस और फाइनली कंक्लूजन। तो उसी तरीके से आपको ये लॉ के आंसर्स लिखने हैं, बट दैट विल बी एट अ लेटर स्टेज, से 2 या 3 हफ्तों बाद, 15-20 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि लॉ का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो देखो, पहली बात तो कॉन्सेप्ट्स, फिर रिविजन, फिर प्रेजेंटेशन। और जब प्रेजेंटेशन हो गया और प्रेजेंटेशन के बाद 1-2 हफ्ते हो गए, आई विल स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट। तो हमारे क्लास में टेस्ट भी होने वाला है और आपके ये टेस्ट पेपर्स मैं खुद पर्सनली इवैल्यूएट करने वाली हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डेलीगेट इट टू एनीवन एल्स। मैं खुद पर्सनली चेक करूंगी और चेक करने के बाद पर्सनली हर एक बच्चे को गाइड करूंगी क्लास के बाद कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है। देखो, आई फील दैट एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक चाइल्ड। नो 2 चिल्ड्रन कैन बी द सेम। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। किसी का थ्योरी स्ट्रांग है तो किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो किसी की इंग्लिश खराब है। तो आपके पेपर के हिसाब से मुझे ये समझ में आ जाएगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है, और उसी के बेसिस पे पर्सनली मैं खुद आपको गाइड करूंगी कि बाकी का जो समय है आपको कैसे पढ़ाई करनी है। क्लास में भी अप्रोच क्या रहेगा और घर पे भी अप्रोच क्या रहेगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक है, बहुत बच्चों का होता है, इसलिए मैं आपको बोलती हूं, इनफैक्ट मेजोरिटी स्टूडेंट्स दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। जो बोलती हूं ना एक बार में सब समझ में आ जाता है, लर्न भी हो जाता है। समझ में आया है, लर्न भी हुआ है, बट जब लिखने का समय आता है ना, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज। क्यों? बिकॉज ऑफ इंग्लिश। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज। अगर मैं क्लास में खड़ा कर दूं और बोल दूं ना इसका मतलब समझा दे, हिंदी या मराठी में बस बोल देगा, सिक्सर पूरा। बट वही अगर जवाब लिखने बोलूंगी ना, खत्म हो जाएगा वो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है ऐसे बच्चों को मैं बताऊंगी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कितने आंसर्स उसको हर रोज लिखने चाहिए। तो आपके हिसाब से पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगी कि क्लास के वक्त और क्लास के बाद आपको कैसे लॉ के लिए प्रिपरेशन करना है।
आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यही मैं बताने की कोशिश करूंगी आफ्टर द टेस्ट। तो टेस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली क्लास 7 से शुरू हुई है, 1 महीने बाद आपका पहला टेस्ट होगा। और इन ऑल 3 क्लास टेस्ट हो गए आपके लॉ के पेपर के, 3 टेस्ट हो गए। और वो तीनों भी पेपर्स मैं खुद पर्सनली इवेल्युएट करके आपको बताती जाऊंगी। आपका अटेम्प्ट मई में है, तो आपका पहला टेस्ट जो रहेगा मिड दिसंबर के आसपास रहेगा। और आप समझ लेना दिसंबर एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने फिर भी रहेंगे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। हाँ या ना? पक्का? कोई मुझे बता सकता है ये पेपर का नाम क्या है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं? पूरा सब्जेक्ट का नाम। आपके पास कौन सी बुक्स है? सिर्फ वॉल्यूम 1 ही है? पीपीटी बुक है आपके पास? और क्वेश्चन बैंक भी नहीं है क्या? ठीक है। सुनो ना, सब लोग साथ में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट का नाम जो पढ़ा रही हूं मैं, ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? पढ़ो तो। बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। आपका ये पूरा का पूरा पेपर जो है इट इज फॉर 100 मार्क्स। आपका ये पूरा पेपर जो है इट इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क्स। बट पूरे के पूरे 100 मार्क्स जो है इट इज नॉट गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू लॉ। ये पेपर जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए लॉ है और सेक्शन बी जो है दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। लॉ 60 मार्क्स। कितने मार्क्स? 60। और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश इज फॉर 40 मार्क्स। तो ऐसे करके 60 + 40 कुल मिला के आपका पेपर 100 मार्क्स। बट इंस्टीट्यूट 100 में से 100 कंपल्सरी नहीं करता। यूजुअली 116 या 120 मार्क्स का पेपर होता है। और ये 120 मार्क्स के लिए कंपल्सरी यू हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स। ऐसा वो होता है। सो एटलीस्ट वो तो रिलीफ है कि 120 मार्क्स के पेपर में से वी हैव टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स, आउट ऑफ विच कंपल्सरी 60 मार्क्स इज लॉ एंड 40 मार्क्स इज इंग्लिश। 40 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन बी है और सेक्शन ए जो है वो लॉ है। ये लॉ भी जो है लॉ इट इज कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस एक्ट्स। और लॉ जो है इसमें आपको 5 एक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाने वाले हैं। देयर आर इन ऑल 5 एक्ट्स दैट यू ऑल विल बी लर्निंग एट द फाउंडेशन लेवल। जिसका पहला जो एक्ट का नाम है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है नाम? सब लोग बोलो तो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड जो है इट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और कंपनीज एक्ट है। ऐसे करके 5 एक्ट्स है, 5 एक्ट्स। बट पूरे के पूरे नहीं है। कंपनीज एक्ट का तो सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शन है। इनफैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके भी 75 सेक्शंस है, सिर्फ 75 सेक्शंस। तो इंस्टीट्यूट ने हल्का सा डोज फाउंडेशन में देने की कोशिश की है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एट इंटर लेवल और कंपनीज एक्ट तो 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और कंपनीज एक्ट तो पूरा का पूरा 470 सेक्शन का है। कितना? 470। और ये 470 में से आप घबराओ मत, कुछ ही चीजें जो है अराउंड 10 to 15 सेक्शंस आर देयर एट फाउंडेशन लेवल। 1 से लेकर 148 इंटर लेवल एंड 149 to 470 इज एट द सीए फाइनल लेवल। है ना? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पूरा का पूरा एक्ट तो कवर हो ही नहीं सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कूद जाएंगे खिड़की में से। पॉसिबल ही नहीं है वो। थोड़ा थोड़ा नॉलेज जितना रिक्वायर्ड है हर जगह पे एकदम सही तरीके से इंस्टीट्यूट ने इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ऐसे करके 5 एक्ट्स बनता है आपका लॉ का सिलेबस और 40 मार्क्स का सिलेबस जो है आपका बनता है इंग्लिश का। और ऐसे बनता है हमारा पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, 100 मार्क्स का पेपर। बिजनेस लॉ, करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब हर एक के पास एक नोटबुक है। नोटबुक, सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ,
है? तो ठीक है, अगर नहीं होगी, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स गेट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. आई वांट सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट. ओके, तो मैथ्स के लिए अलग होगी, इको के लिए अलग, अकाउंट्स के लिए, और मेरे सब्जेक्ट के लिए, लॉ के लिए एक अलग बुक होगी. और एक रिक्वायरमेंट है मेरी, और 2 रिक्वायरमेंट्स है स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स. एक तो नोटबुक मुझे चाहिए, दूसरी चीज जो मुझे चाहिए इज अ परमानेंट मार्कर. किसी के पास मार्कर है क्या यहाँ पे? और स्टिक नोट्स किसी ने लाई है? स्टिक नोट्स और मार्कर बताती हूँ आपको. आज नहीं लाया तो इट इज ओके. हाँ बताओ ना मुझे. नहीं, हाइलाइटर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी बुक्स कलर्ड बुक्स है ना. मैं आपको बताती हूँ. देखो ये स्टिक नोट्स है, स्टिकी नोट्स. ऐसे स्टिकी नोट्स अलग अलग साइजेस में आते हैं. तो ये मुझे एक चाहिए, और इससे भी बड़ा एक साइज का आता है, वो भी मुझे चाहिए. तो मैं क्या करने वाली हूं, ये जो मेरी बुक है ना, उसी में अगर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट के वहां पे एग्जाम्पल लिखवाना है, यू विल राइट इट इन दिस स्टिकी नोट. हाँ, वो वाली साइज, वो देखो, वो साइज देखो आप. वो एक साइज चाहिए और ये एक साइज चाहिए. इस पे आप, ये छोटी वाली स्टिक नोट है और वो बड़ी वाली, तो मैं जब लिखाऊंगी मैं आपको बोलूंगी छोटी वाली लेनी है या बड़ी वाली लिखनी है. इसी पे लिखोगे और उसको यहां पे चिपका दोगे आप. तो जब कभी भी आप टेक्स्ट बुक में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और मैंने रियल लाइफ को एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि से मैंने बताया आपको कि सत्यम के केस में देखो, सत्यम लिमिटेड ने कांड किया, बट सत्यम लिमिटेड को जेल नहीं भेजा, रामलिंगा राजू को जेल भेजा. तो यहाँ पे हमने कंपनी को और रामलिंगा राजू को अलग अलग ट्रीट नहीं किया, उनको एक ट्रीट किया है. मतलब हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है. ऐसा जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो आपको टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा, बट मैंने क्लास में सत्यम लिमिटेड का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताया था, तो उससे आपको चीजें कोरिलेट करने आती है. तो हम सत्यम लिमिटेड का स्कैंडल यहां पे लिखेंगे और फिर हम इसको चिपका देंगे हमारे टेक्स्ट बुक में. तो एक ये स्टिकी नोट चाहिए, 2 साइजेस के, ये वाला और बड़ा वाला. और एक चीज मुझे चाहिए, एंड दैट इज दीज मार्कर पेन्स. ये जो मार्कर पेन्स है ना, वो मुझे चाहिए. बहुत सारे कलर्स में होते, तो आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो, आई डोंट माइंड. बट ये चीज याद रखना, एग्जामिनेशन में यू आर ओनली अलाउड टू यूज अ ब्लैक बॉल पेन. तो एग्जामिनेशन में आप ये मत बोलना मैम पिंक इज माई फेवरेट कलर, ग्रीन इज लकी फॉर मी. नो पिंक, नो ग्रीन, नो रेड, नो नथिंग, नो ब्लू ऑल्सो, ओनली ब्लैक, वो भी बॉल पेन. एग्जामिनेशन की मैं बात कर रही हूं. तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ पर्सनली कि जब आप क्लास में नोटबुक में जो भी चीजें मैं लिखवाती हूँ ना, चाहे वो अकाउंट्स है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है या मैथ्स है, स्टार्ट राइटिंग विद दैट पेन ओनली विच यू वांट टू यूज इन द एग्जामिनेशन. ये छोटी चीजें हैं, बट बिलीव मी दे मेक अ डिफरेंस. बाद में एक एक मार्क के लिए बच्चा रोता है ना, अच्छा नहीं लगता है. मतलब बहुत गंदे मार्क्स से मैं फेल हुई तो मुझे ठीक भी लगेगा. 39 मिले हैं, 38 मिले हैं, 2 मार्क्स मिल जाते, 1 दे देता तो इंस्टीट्यूट को क्या प्रॉब्लम होता. फिर वो बच्चा रोता हुआ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है. या तो अच्छे से फेल हो या तो अच्छे से पास हो, खुद को इज्जत दो. तो वही वो चीज है, स्टार्ट यूजिंग दैट पेन ओनली विच यू वांट टू यूज इन योर एग्जामिनेशन. एंड इट इज नॉट नेसेसरी बहुत फैंसी पेन है. माउंट ब्लैक की पेन में यूज करूंगा, पार्कर पेन ही में यूज करूंगा, 200 के तो नीचे मैं पेन यूज करता ही नहीं हूं. प्लीज don't have that mentality. That pen can be a simple 10 rupees pen. I don't mind that. But जो आपने माइंड में डिसाइड किया है कि फाइनल में यही मुझे यूज करना है, फाइनल मतलब सीए फाउंडेशन का फाइनल एग्जामिनेशन में, वही पेन आप यूज करोगे इन द क्लास. वाई आई वॉन्ट दिस पेन इज फॉर राइटिंग स्टफ एंड मार्किंग स्टफ इन माई टेक्स्ट बुक. मेरी जो टेक्स्ट बुक है ये कलर टेक्स्ट बुक है, इट इज नॉट द नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट बुक. तो अगर आप नॉर्मल पेन से इस पे लिखोगे ना, इट विल स्मज. इसलिए ग्लॉसी पेन पे, पेज पे यू कैन ओनली यूज दीज परमानेंट मार्कर्स. इसके भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ये आप कोई भी कलर ला सकते हो जहां तक इसमें लिखने की बात है. दैट आई डोंट माइंड. यू कैन हैव 5 अदर कलर्स ऑल्सो, वो आपके ऊपर है. कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को रहता है, डेकोरेट करना बहुत पसंद आता है उनको, क्योंकि बुक अट्रैक्टिव लगती है तो पढ़ने में भी ठीक लगता है, वैसी वो चीज होती है. तो अगर आप वो चाहते हो वो आप कर सकते हो. बट नोटबुक में जो आप लिखोगे, इट शुड बी कंपल्सरी अ ब्लैक बॉल पेन. ठीक है. और ये टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए आई वॉन्ट दीज मार्कर पेन. तो देखो स्टेशनरी वाइज कल मुझे आपसे 3 चीजें लगेगी. एक पेन रहेगी मार्कर पेन, एक रहेगी ये स्टिक नोट्स, और तीसरी चीज रहेगी सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. और प्लीज हजारों के लिए मैं वापस से कह रही हूं, आपके लाखों बर्बाद मत करो. आपने खुद देख लिया 6 months लॉस इज इक्वल टू 6 lakhs लॉस. ये कुछ 100 रुपए का सामान होगा, 100 भी नहीं, उससे भी कम.
इतने के लिए अपने लाखों बर्बाद मत करना। इज्जत में एक स्टेशनरी बॉक्स लाना, स्पेशली फॉर द बॉयज। बहुत लड़कों को लगता है कि मेरे इज्जत के खिलाफ है ऐसा कुछ करना। स्टेशनरी बॉक्स तो लड़कियों का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेशनरी बॉक्स और एक कंपास बॉक्स कैरी करना, पेन, पेंसिल, रूलर, इवन फॉर अकाउंट्स यू नीड अ कैलकुलेटर। गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इज नॉट लड़का लड़की स्टफ, इट इज अ प्रोफेशनल स्टफ। बिलीव मी, अगर आज भी आप कोर्ट में जाओगे, बड़े से बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है, जो सुप्रीम कोर्ट के केस के लिए फाइट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है वो लॉयर के पास भी आप देखना, जो असिस्टेंट होगा, एक अपनी सूटकेस होगी जिसमें पूरा पेपर वर्क, उसमें वो छोटी छोटी चिट्ठियां लिखी होगी, चिट्ठियों में पेज नंबर का रेफरेंस होगा, पूरा स्टेशनरी बॉक्स होगा, इंक पैड होगी, स्टैंप होगा, एवरीथिंग ही विल कैरी। सो इट इज नॉट लड़का एंड लड़की स्टफ, इट इज प्रोफेशनल स्टफ। सो डोंट फील के लोग क्या कहेंगे। 12th के एग्जामिनेशन में तो बस पेन यहाँ पे लेके मैं चले गया था। सी देखो, दैट इज ओनली फॉर बीकॉम लेवल। ओके, बीकॉम बेकाम ही है, वही आप देख लो। सो दैट एटीट्यूड इट इज ओके फॉर बीकॉम। तो आपको कॉलेज में हवा करनी आप करो, बट डोंट लेट दिस हैपन फॉर दिस प्रोफेशनल कोर्स। ओके, इनफैक्ट एग्जामिनेशन की जब मैं टिप्स दूंगी तब तो मैं आपको ये भी बोलूंगी, एक नहीं 2 कैलकुलेटर्स आप लेके जाओ, बिकॉज ऑल दीज कैलकुलेटर्स आर चाइना मेड। कब साथ छोड़ दे पता नहीं। ओके, सो दे आर नॉट लाइक इंडियन गर्ल्स के साथ हमेशा देंगे, दे आर चाइनीज मटीरियल। ओके, चाइनीज मटेरियल है वो, कि भाई कब साथ छूट जाएगा हमें खुद को नहीं पता, उन्हें खुद को भी नहीं पता है। तो ऑलवेज कैरी 2 कैलकुलेटर्स विथ यू ऑल। और बाकी ऐसे छोटी मोटी टिप्स, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको कभी स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करूंगी नहीं। आई विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक माई यंगर ब्रदर और माई यंगर सिस्टर। ओके, या आपको अगर कहना यंगर फ्रेंड्स बस। तो मेरा एटीट्यूड भी आपकी तरफ ऐसे ही रहेगा कि अगर मैं अपने जूनियर को कुछ बोलने वाली हूं तो मैं कैसे बोलूंगी, वैसे ही मैं आपको बोलूंगी। हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा कि कितना, मतलब हम बड़े हो गए मैम, अभी ये सारी चीजें मत बोलो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी एक क्लास है, 10 बच्चों का अगर एटीट्यूड है, ऐसा चलेगा। बाकी के बच्चों को अगर फायदा हो रहा, बाकी के छोड़ो, एक बच्चे को भी अगर मेरे टिप्स से फायदा हो जाएगा तो मैं बिलीव करूंगी दैट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव मेड। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं बोलती रहती हूँ। हो सकता है ना कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत होशियार है हम, बाकी सारे लोग तो बोर ही करते रहते हैं, हम ही बस मजेदार है। अभी भी बैठे बैठे वो वही सोच रहे हो कि मैम क्या बोल रही है ना। तो देखो, आई डोंट माइंड दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। इनफैक्ट मैं तो ये फील करती हूँ कि एक बच्चे का भी अगर मेरे वजह से अच्छा हो गया है, दैट इज अ गॉड्स गिफ्ट दैट आई हैव गॉट। तो ये सारी चीजें मैं बोलती रहूंगी। हो सकता है उसके लिए स्पेशल सेमिनार्स लू, या हो सकता है क्लास में ही कभी ऐसे लगे ना कि कुछ हादसा हुआ है, कुछ बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तब भी हो सकता है कि मैं आपको बोल दूं कि देखो ऐसा इसने किया है, बट ये भी रिपीट ना करे और आप भी ऐसी कुछ गलती रिपीट ना करो, क्योंकि बहुत बार हम दूसरे की गलतियों से सीखते हैं। तो मैं तब क्लास में बोल दूंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई एम 100% श्योर दैट इट विल श्योरली मेक अ डिफरेंस एट द एग्जामिनेशन लेवल, नॉट ओनली फाउंडेशन बट इंटर हो या फाइनल हो, कोई भी प्रोफेशनल, जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा काम में आएगी, है ना। ठीक है, तो ये काम करो। अभी आपके पास वॉल्यूम 3 नहीं है ना, तो अभी तो पहली बात तो आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे आपका नाम लिख दो और सब्जेक्ट का नाम लिख दो। आपका नाम लिख दो, नाम, और सिर्फ लिख दो सीए फाउंडेशन लॉ फर्स्ट पेज पे। क्योंकि बहुत बार बच्चे ना यहाँ पे भूल जाते हैं बुक्स, और बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये ढूंढना कि बुक किसकी है। और फिर वो शैतान वाला बच्चा जो है ना अपने पास ही रख लेता है जानबूझ के कि भाई मैंने तो क्लास में लिखा नहीं है, अच्छा होगा, चलो अब तो मुझे किसी की नोटबुक मिल गई। सो प्लीज राइट डाउन योर फुल नेम, और अगर आपको लिखना है यू कैन राइट डाउन योर मोबाइल नंबर ऑल्सो इफ यू विश टू, दैट यू डिसाइड। एक घंटा कहां हो गया समझ में भी नहीं आया, सिर्फ 15 मिनट है अब मेरे पास। और फर्स्ट पेज पे अब फिर हमारे सब्जेक्ट का नाम लिखो, बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो एक नए पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक, जहां पे आप राइटिंग शुरू करने वाले हो। और ये जो पीपीटी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे बिजनेस लॉ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। उसके ऐसे 2 हिस्से बनाओगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए बिजनेस लॉ, सेक्शन बी बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये 60 मार्क्स, ये 40 मार्क्स। और फिर आप
60 मार्क्स के 5 एक्ट्स का नाम लिखोगे, इतना लिख दीजिए आप। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना बेटा, वो लिखना है। Are you all done with the writing part? ओके तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, वाई लॉ? लॉ आखिर बनाई क्यों है? बोलो मुझे, लॉ की क्या जरूरत है? क्यों लॉ को बनाना जरूरी है? फ्रॉड नहीं होने चाहिए इसलिए। अभी भी लॉ है तो फ्रॉड तो हो ही रहे ना। विजय माल्या का कांड देख लो, कंपनीज एक्ट 2013 में आया, फिर भी इतना बड़ा कांड करके 9-2-11 हो गया। ओके फाइन, एटलीस्ट लोगों के मन में ये डर रहेगा कि अगर कुछ फ्रॉड किया तो हमें सजा हो सकती है। तो उस डर के मारे कुछ लोग फ्रॉड करेंगे ही नहीं, और जिन्होंने फिर भी किया है उनको सजा मिलेगी। तो एटलीस्ट अदर्स विल बी फील रेस्ट अश्योर्ड कि उसने गलत किया और उसको सजा तो मिली उसकी किए की। और कुछ? ओके फाइन, यूनिफॉर्मिटी और रूल मेंटेन करने के लिए तो रूल्स और रेगुलेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे जैसे कि छोटी सी क्लासरूम है, फिर भी रूल्स और रेगुलेशंस का होना जरूरी, डिसिप्लिन होना जरूरी है। क्योंकि कल जाके अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो हमारा तो सिलेबस कभी टाइम पे खत्म ही नहीं होगा। तो क्या हम जो चाहे मन चाह क्लास में कर सकते हैं? नहीं। तो एक डिसिप्लिन, एक रूल का होना जरूरी है। और कुछ कारण कि क्यों लॉ बनते हैं? ओके फाइन, तो हमने जब हिस्ट्री देखी तब हमें यह समझ में आया कानून ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो चीजों को रेगुलराइज करना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो इसलिए हमने क्या किया, लॉ बनाना शुरू किया। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूं जो प्रैक्टिकली हुआ था। जैसे कि देखो मैं आपको बोलती हूं, पहले, बहुत पहले, हाँ बहुत पहले, मतलब आप समझ लो उस जमाने की बात है जब केवमैन हुआ करते थे। केवमैन मतलब समझता है? जब केवमैन्स का जमाना था तब कभी आपने सुना है कि रोड एक्सीडेंट्स हुए? रोड एक्सीडेंट्स
कि बस दो लोग ऐसे चल रहे थे रोड पे और बस टकरा गए और एक की डेथ हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तो रोड एक्सीडेंट्स और डेथ, इन चीजों के बारे में आपने कब सुनना शुरू किया? जब व्हीकल्स आना शुरू हो गए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड व्हीकल? Humans have brain, their own thinking capability, whereas machines are not self-controlled. They are human controlled, don't have their own brains. उस वजह से अगर दो इंसान चल भी रहे हैं और एक दूसरे के सामने आ भी गए, ऑटोमेटिकली द ब्रेन इज गोइंग टू टेल देम एटलीस्ट आप साइड दे दो या आप रुक जाओ। ऐसा नहीं होगा बस दो चलते गए, इंसान चलते गए और अचानक से बस भिड़ गए और एक्सीडेंट ही हो गया और डेथ हो गई। Both have their own brains and the brain is going to give them signals to stop or give side. But machines का ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ जमाने बाद जब रिसर्च बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, घोड़ा गाड़ी आई, हाँ या ना, जैसे कि हॉर्स कैरेजेस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्स कैरेजेस। ये हॉर्स कैरेजेस वगैरह में भी ऐसा कभी देखा नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। Why? Because finally even animals have their own brain. So the animal will stop if he feels that something is coming from front. But accidents, घोड़ा गाड़ी के बाद भी नेक्स्ट स्टेज आया जब मोटर व्हीकल्स बनना शुरू हो गए। जब मोटर व्हीकल्स बनना शुरू हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल these vehicles, these motors were controlled by man. And plus finally at the end, though this controlled by man, it is a machine. We never know when the machine might fail. हाँ या ना? कभी कभार मशीन कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग। जैसे जैसे मशीन्स आने लग गए, व्हीकल्स बनने लग गए, मोटर व्हीकल्स, तो बाइक्स, टू व्हीलर्स या जो भी है, बसेस, जैसे जैसे व्हीकल्स आने लग गए, धीरे धीरे करके ऐसा देखा गया कि रोड के एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ने लग गए। देखो, दिख रहा है आप लोगों को? एक्चुअली ये प्रोजेक्टर थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, उधर से करना पड़ेगा, कल करवा लेती हूं मैं। दिख रहा नहीं है ना, क्योंकि वो फैन आ गया बीच में। क्या होने लग गया? नहीं, क्या होने लग गया कि एक्सीडेंट्स जो है वो रोड के बढ़ने लग गए। कुछ समय तक गवर्नमेंट ने इस चीज को नजरअंदाज किया, बट जैसे जैसे समय बीतता गया और काउंटिंग होते गई, समझते आ गया कि दिस ग्राफ इज ऑलवेज गोइंग एट द हायर साइड and the number of deaths reported is increasing day by day and night by night, and इसी चीज को हमें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। And when it was high time, that time the government thought, now we should start making traffic rules. We should start making traffic rules. मैं ये नहीं कह रही हूं कि ट्रैफिक रूल्स बना के हमने एक्सीडेंट्स की गिनती 0 कर दी है, बट आप सोचो अगर ट्रैफिक रूल्स ना होते तो क्या होता? फिर the percentage of deaths would have increased enormously. तो ट्रैफिक रूल्स बनाए which will have to be followed by every Indian citizen. So रेड लाइट जैसे ट्रैफिक रूल्स है, रेड मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब गो। पार्किंग के रूल्स होते हैं P1, P2, ऑड एंड इवन डे, हाँ या ना? फिर हाईवे के अपने रूल्स होते हैं, हॉर्न कहाँ बजाना है, नो हॉर्न जोन कौन सा है, उसके रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो नो हॉर्न जोन होता है। तो ऐसे करके क्या होता है, स्पीड ब्रेकर अहेड है, सो यू हैव टू स्लो डाउन योर स्पीड। ये सारी चीजें जो है इसके हमने रूल्स बनाए, और यही रूल्स जो है, ये रूल्स डाले गए इन अ रूल बुक। बहुत सारे रूल, तो रूल मतलब 1, 2 या 3 नहीं है, बहुत सारे रूल्स हमने बनाए, जिसकी हमने बनाई है एक रूल बुक। और यही रूल बुक जो है हमने क्या किया, प्रेजेंट किए इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने इसी रूल बुक को प्रेजेंट किया इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या क्या? लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसी रूल बुक जब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गई, देन वी वेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। वी वेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट, और ये रूल बुक बन गई एक एक्ट। ये रूल बुक बन गई एक एक्ट। इसी एक्ट को आज के जमाने में हम कहते हैं एज द मोटर व्हीकल्स एक्ट। क्या कहते हैं हम उसको?
मोटर व्हीकल्स एक्ट। और यही एक्ट जो है हर एक इंसान को, इंडियन सिटीजन को इंडिया में रहते हुए फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि गाड़ी का पीयूसी निकालो, सिग्नल्स जो है, ट्रैफिक रूल्स जो है उसको फॉलो करो, पार्किंग के रूल्स आप फॉलो करो। तो अभी अगर आपने नो पार्किंग जोन में पार्क कर दिया, हो सकता है आपको फाइन लगाया जाए। बिगर लाइसेंस के अगर आपको पकड़ा गया तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। नहीं समझ में आ रही है बात? सो यू कैन ओनली स्टार्ट ड्राइविंग आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड 18 years of age. What are all these? These are rules. और यही रूल्स आए कहां से? थ्रू एन एक्ट। और यही एक्ट का नाम क्या है? द मोटर व्हीकल्स एक्ट। डोंट वरी, दिस एक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। सिर्फ एग्जाम्पल दिया टू टेल यू व्हाई दिस लॉ वाज मेड। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, व्हीकल्स बढ़ते गए, एक्सीडेंट्स बढ़ते गए, इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए हमने क्या बनाया? इससे रिलेटेड रूल्स बनाए। एंड व्हाट आर रूल्स? रूल्स इज नथिंग बट, लीगली अगर कहना हो, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इज नथिंग बट इट इज अ लॉ। नहीं आई बात समझ में? वैसे ही जो पहला एक्ट जो मैं आपके सिलेबस में शुरू करने वाली हूं इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। A contract is like an agreement between two people, okay? A contract is like an agreement. तो जैसे कि अभी देखो ना, आपके और मेरे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे आपने प्रॉमिस किया कि हे मैम, हम आपको आपकी फीस देंगे, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि लॉ का जो फाउंडेशन का सिलेबस है मैं आपको कवर करवा के दूंगी। तो मैं बेसिकली गुड्स नहीं दे रही हूं, सर्विसेज दे रही हूं। कल जाके अगर आपसे मैंने फीस ले ली और मैंने पढ़ाया ही नहीं, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया? मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, मतलब मैंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। ऐसा कुछ अगर होता है तो आपके पास कुछ तो लॉ होना चाहिए ना कि आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले पाओ। हाँ है ना? तो देखो हुआ क्या, जब टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, तो ट्रेड बढ़ने लग गया और कॉमर्स बढ़ने लग गया। ट्रेड बढ़ने लग गया और कॉमर्स बढ़ने लग गया। The world started to become a smaller place to live in. सिर्फ इंडिया क्या, क्रॉस बॉर्डर्स भी हम ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए थे। बट जितना ट्रेड बढ़ रहा था, जितना कॉमर्स बढ़ रहा था, हमने ये देखना शुरू किया कि उतने ही फ्रॉड्स बढ़ना भी शुरू हो गए। एक साइड से ट्रेड तो बढ़ा तो क्या बात है, कॉमर्स भी बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ रहा था, बट जहां पे एक साइड पे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा था, साथ ही साथ स्कैंडल्स और फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। एडवांस लिया जा रहा था, माल नहीं दिया जा रहा था, या से सर्विसेज दे दिए गए थे बट पेमेंट नहीं मिल रहा था। तब ऐसे केस में जितने ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहे थे, लोगों को डर लग रहा था कि कल जाके अगर माल दे दिया और पेमेंट ना मिला तो माल भी गया और पैसा भी ना मिला, मुनाफा होने के बदले डबल नुकसान हो जाएगा। कुछ समझा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं? तो अब लोगों के मन में डर घुस गया था ट्रेड करने से। इकोनॉमी का स्लो डाउन हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तब गवर्नमेंट को लगा नाउ इट इज हाई टाइम वी शुड बी स्टार्ट मेकिंग लॉज रिलेटिंग टू कॉमर्स। और इसीलिए फिर क्या हुआ, इसी चीज को रेगुलराइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उन्होंने रूल्स बनाए। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, रूल्स बनाए। उसी चीज को कहते हैं द रूल बुक रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। और यही रूल बुक वॉज प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। देन वंस इट वॉज पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट वेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। और एक बार हमारे प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, यही एक्ट जो है वो बन गया, वो पास हो गया, विच इज कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहा जाता है उसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो दिस वॉज द रीजन व्हाई द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट। नहीं आई बात समझ में? तो यही कारण के वजह से हमने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। देखो मैं ये नहीं कहती कि ये एक्ट आने की वजह से अब स्कैंडल जीरो हो गए या ब्रीच हो ही नहीं रहा है, बट एटलीस्ट मेरे को ये तो चीज की गारंटी है कि कल जाके अगर किसी ने धोखा दिया भी ना, उसको सजा मिल जाएगी। तो देखो सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, वो बंदे को 3 साल की जेल हुई।
इतने बड़े इंसान को कुछ महीने पहले ही उनकी जेल की सजा खत्म हुई। 3 years दैट पर्सन, एमबी वाली मतलब आपको लोनावला में सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप के बारे में तो सुना होगा। तो सहारा ग्रुप के जो मालिक है ना, प्रमोटर, क्रिएटर, फाउंडर सुब्रतो रॉय सहारा, ही वाज सेंट टू जेल फॉर 3 years क्योंकि उसने कंपनी में एक बड़ा कांड किया था। डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड स्कैंडल था, वो मैं इंटर के बच्चों को बताती हूँ। बट आप खुद सोचो, एटलीस्ट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज पता है कि किसी ने अगर कुछ गलत किया भी है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। और कुछ लोग होते हैं ना, आम जनता, वो तो गलत करने के पहले ही डर जाती है कि अगर मैंने, देखो वो लोग उस पोजीशन में थे, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास कांटेक्ट है, इसलिए गलत करने में वो डरते नहीं है क्योंकि उनको पता है मैनेज कर लेंगे, है ना। बट आम जनता जो होती है, मिडिल क्लास आम जनता जो है, वो तो 10 बार सोचेगी गलत करने के पहले क्योंकि उसे पता है अगर मैंने गलत किया मुझे ये सजा मिल सकती है। और फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन पैसा कम है, इज्जत ज्यादा है। आप जेल तो छोड़ो, अगर कुछ कोर्ट का मैटर भी होता है ना तो 10 लोग आके पूछेंगे, अरे तुम कचहरी, मतलब कोर्ट कचहरी बोलते हैं, तुम कचहरी गए थे, मतलब हमने केस फाइल किया होगा, फिर भी जनता ये सोचेगी कि हमने गलत किया है। क्या गलत किया तुमने? क्यों नोटिस आया तुम्हें? समन बोलते, समन क्यों आया तुम्हें कोर्ट का? वैसी वो चीज हो जाती है। तो हम लोगों के लिए पैसा 2 रुपया कम मिला चलेगा, बट वी डोंट वांट टू लूज आवर गुडविल। हमें हमारी इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। तो आधे से ज्यादा लोग तो फ्रॉड करेंगे ही नहीं, और जिन लोगों ने फ्रॉड किया, एटलीस्ट पब्लिक का कॉन्फिडेंस घटेगा नहीं क्योंकि अब पब्लिक अश्योर्ड है कि कांड किया ना तूने, अब तेको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो एटलीस्ट पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो हमने रिटेन किया है बाय मेकिंग दिस सेट ऑफ रूल्स। अगर सजा ना मिलती तो आप सोचो स्कैंडल्स कितने बढ़ते, फिर तो खुले सांड की तरह ही सब लोग घूमते कि भाई जो करना है कर ले, तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा नहीं आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए ये रूल्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही रूल्स जो है, ये सेट ऑफ रूल्स विच आर बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट, जिसको प्रेसिडेंट अपना कंसेंट देता है, उसी को कहते हैं एज एन एक्ट। क्या कहते हैं उसको? एक्ट। तो लॉ में वही हम लोग 5 अलग अलग तरीके के जो एक्ट्स है, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कुछ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड, कुछ कंपनी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग प्रोविजंस, है ना। तो वही सारी चीजें होगी। बट समय अब खत्म हो चुका है आज के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं अब बस करती हूँ। हम लोग मिलेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।